चलिए, आज एक ऐसी जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एटम यानी परमाणु के रहस्य को सुलझाने की। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त आइडिया से जो डाल्टन ने दिया था कि एटम्स मतलब परमाणु वो सबसे छोटी चीजें हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। पर 19वीं सदी के खत्म होते होते इस आइडिया में दरारें पड़ने लगी थी। और यहीं से हमारी पड़ताल का पहला चैप्टर शुरू होता है, वो दौर जब सदियों से पुरानी ये धारणा टूटने वाली थी। असली मोड़ तब आया जब साइंटिस्ट ने पाया कि जिसे हम अटूट मान रहे थे उसके अंदर तो असल में चार्ज वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये कोई छोटा मोटा सुराग नहीं था, इसने तो डाल्टन की थ्योरी की नींव ही हिला दी और यहीं से सब कुछ बदल गया। तो इस तरह हमारे हाथ लगे पहेली के पहले दो टुकड़े। एक तरफ था जे थॉम्सन का खोजा हुआ हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ था ई गोल्डस्टीन का खोजा हुआ भारी भरकम पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और अब सवाल ये था कि आखिर ये दोनों एक ही घर में यानी एक एटम में एक साथ रहते कैसे हैं। और बस इसी खोज ने साइंस के सामने उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर एक एटम में ये ऑपोजिट चार्ज वाले कण हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इस गुत्थी को सुलझाने की पहली सीरियस कोशिश की जे थॉम्सन ने अपने एक मॉडल के साथ। और ये हैं वो साहब जे थॉम्सन। उनकी खोज ने ही तो इस पूरी जासूसी को शुरू किया था। तो जाहिर है सबसे पहले उन्होंने ही ये समझाने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ एक साथ फिट कैसे होता है। थॉम्सन ने एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया दिया। उन्होंने कहा, सोचिए कि एक एटम तरबूज की तरह है। जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है जो हर तरफ फैला हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बीज की तरह उसमें धसे हुए हैं। इससे ये बात तो एक्सप्लेन हो गई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो शुरुआत में ये मॉडल काफी अच्छा लगा, सिंपल था और ये समझा रहा था कि एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज क्यों नहीं होता। लेकिन साइंस का काम ही है मॉडल्स को टेस्ट करना, और इस मॉडल का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। तो थॉम्सन का मॉडल तैयार था टेस्ट के लिए, और ये टेस्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आया जिसका क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर। अब देखिए, थॉम्सन के तरबूज मॉडल के हिसाब से तो इन भारी अल्फा पार्टिकल्स को उस नरम गूदे से सीधे निकल जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत रास्ता भटकते हुए। लेकिन जो हुआ उसने रदरफोर्ड को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। उनके अपने शब्दों में कहें तो ये यकीन करने लायक ही नहीं था। ये उस फिजिक्स को चैलेंज कर रहा था जिसे वो जानते थे। तो ये थे वो हैरान करने वाले नतीजे। हाँ, ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ मुड़ गए और कुछ तो जैसे किसी दीवार से टकराकर सीधे वापस आ गए। ये बात प्लम पुडिंग मॉडल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। इस डेटा ने रदरफोर्ड को एक ऐसे नतीजे पर पहुंचाया जो रेवोल्यूशनरी था। एटम कोई ठोस पुडिंग नहीं है, ये तो ज्यादातर खाली जगह है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास सेंटर में एक बहुत ही छोटे घने पॉइंट पर इकट्ठा है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। इसे ऐसे समझिए, अगर एटम एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम है तो न्यूक्लियस बस बीच में रखी एक छोटी सी कंचे जितनी होगी। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस तो खोज लिया, जो बहुत बड़ी जीत थी, पर उनके मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस समय की फिजिक्स कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खोते खोते धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाकर समा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था, और न ये दुनिया होती न। इस स्टेबिलिटी वाली पहेली को सुलझाने के लिए एंट्री होती है एक और जीनियस की, नील्स बोर। और यहां से चीजें सच में थोड़ी अजीब होने वाली हैं। बोर ने एक बहुत ही बोल्ड आइडिया सामने रखा जो उस समय की क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ जाता था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या शेल्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वो इन स्पेशल ऑर्बिट्स में हैं वो कोई एनर्जी नहीं खोते। और इस एक आइडिया ने रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे सीढ़ियां हों, इलेक्ट्रॉन या तो एक पायदान पर रह सकता है या दूसरे पे, बीच में हवा में नहीं। इस सोच ने एटम को स्टेबल बना दिया और इस दुनिया को समझाया जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हमारा पहला कदम था।
तो अब हम अपनी कहानी के लगभग आखिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन पहेली का एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब था। और वो मिसिंग पीस मिला 1932 में जेम्स चैडविक को। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल खोजा जिसका मास तो प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था। इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के मिलते ही हमारी तस्वीर पूरी हो गई। सेंटर में एक घना न्यूक्लियस जिसमें हैं पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, जो एटम का लगभग सारा मास बनाते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं लगभग बिना वजन वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे आसपास की हर चीज बनाता है। अब इस स्ट्रक्चर से दो बहुत जरूरी नंबर निकल कर आते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर। ये सिंपली न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है, और ये किसी भी एलिमेंट का समझिए फिंगरप्रिंट है। 6 प्रोटॉन मतलब हमेशा कार्बन, 8 मतलब हमेशा ऑक्सीजन। यही नंबर एक एलिमेंट को उसकी पहचान देता है। दूसरा नंबर है मास नंबर, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वजन तो ना के बराबर होता है, इसलिए ये नंबर हमें बताता है कि एटम का न्यूक्लियस कितना भारी है। और अब इस पूरी कहानी को एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि एक एटम 99.9% से भी ज्यादा खाली जगह है, तो फिर हमारे आसपास की हर चीज, एक कुर्सी, एक मेज, यहां तक कि हम खुद इतने ठोस क्यों महसूस होते हैं? किसी का हाथ मेज के आर पार क्यों नहीं निकल जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस अविश्वसनीय माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी इस दुनिया को बनाती है।